प्रगति की सोपान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, महिलाएं हमारे घर की धुरी होती हैं। इनका सशक्तिकरण उतना ही आवश्यक है जितना कि किसी देश को मजबूत करने के लिए व्यक्ति विशेष को मजबूत करना। और महिलाओं के लिए सबसे आवश्यक है कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए और उनके अधिकारों को प्रदान किया जाए, साथ ही उन्हें सशक्तिकरण की राह पर ले जाकर उन्हें उस आयाम तक पहुंचाया जाए जहां वे सफलता की चरम पराकाष्ठा तक पहुंच सके। और श्रोताओं, बहुत आवश्यक है कि महिलाओं को हम उसकी जानकारी दें और इसके लिए जागृत करें कि उनके क्या अधिकार हैं, उनके लिए क्या शासन की योजनाएं हैं। श्रोताओं, हम देखते हैं कि अधिकतर शासन की योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन इसकी जानकारी उन महिलाओं तक नहीं हो पाती। शहरी इलाकों में तो हम देखते हैं कि इसका काफी अच्छा जागरूकता के लिए कार्य किए जाते हैं और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कुछ कारण जिसकी वजह से इन योजनाओं की जानकारी महिलाओं तक नहीं पहुंच पाती है। और उसके लिए सशक्त माध्यम के रूप में हम रेडियो, टेलीविजन और अखबारों को देखते हैं और इनके जरिए इन्हें सशक्त करने की राह आसान बनाते हैं। श्रोताओं, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे महिला और बाल विकास विभाग की कुछ विभिन्न योजनाओं के बारे में, जिससे महिलाओं की सशक्तिकरण में सरकार द्वारा कुछ पहल किए गए हैं और इसका लाभ महिलाओं को मिलता दिख रहा है। तो श्रोताओं, इन योजनाओं के बारे में बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुमित गंडेचा जी को, जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं धमतरी जिले में। तो सुमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे समय दिया अपने आकाशवाणी में, और ये अवसर है हम अपने श्रोताओं तक पहुंच सकते हैं और उन्हें विभाग की योजनाओं के बारे में हम जानकारी दे सकते हैं। जी। तो सुमित जी, कार्यक्रम में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि महिला एवं बाल विकास विभाग की यदि हम केंद्र प्रवर्तित योजनाओं की बात करें तो कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही हैं? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं। महिला सशक्तिकरण, महिला संरक्षण और महिला विकास, ये हमारा प्रमुख एजेंडा है जी। तो महिला सशक्तिकरण के लिए मूलतः एक मिशन मोड पे हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं, मिशन शक्ति जिसे कहते हैं। इस मिशन शक्ति अम्ब्रेला है, समझ लीजिए। इस मिशन शक्ति अम्ब्रेला के अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं जो हम अलग अलग तरीके से क्रियान्वित कर रहे हैं जी। जैसे उसमें एक बहुत प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जी, और एक योजना है सखी वन स्टॉप सेंटर। घरेलू हिंसा संरक्षण, ये भी एक योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी इसके अंतर्गत आती है। और नारी अदालतें, वुमेन वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, इस तरह की जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, सारी जो है वो मिशन शक्ति के अंतर्गत हम कार्यान्वित कर रहे हैं जी। सुमित जी, आपने बताया कि मिशन शक्ति के अंतर्गत जो योजनाएं आती हैं, तो इसका लाभ महिलाएं कैसे ले सकती हैं? जैसे अब मैं आपको सर्वप्रमुख योजना इसमें बताना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सर्वप्रमुख मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही मास पॉपुलेशन के साथ जुड़ी हुई होती है। जब भी कोई महिला पहली बार गर्भवती होती है तो उसे हम 5,000 रुपए का आर्थिक लाभ देते हैं। ये 5,000 रुपए उसे 2 किस्तों में दिए जाते हैं, 3,000 रुपए और 2,000 रुपए। पहली किस्त 3,000 रुपए की शर्त है कि महिला जो है वो महिला ने स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत अपना पहला स्वास्थ्य जांच करवाया हो, जिसे हम ANC चेकअप करते हैं। 6 महीने के अंदर अगर स्वास्थ्य जांच करवाया है तो उसे तो 3,000 रुपए दिए जाते हैं। और वैसे ही बच्चे के जन्म के बाद यदि उसने पहले चक्र का टीकाकरण पूर्ण कर लिया है, जो जरूरी टीके होते हैं जो 3.5 महीने तक लगते हैं, पेंटावेलेंट और अन्य जो टीके हैं, तो बच्चे के जन्म के 3.5 महीने के बाद जब टीकाकरण का एक सत्र पूरा हो जाता है तो 2,000 रुपए उसको दिए जाते हैं। इस तरह से कुल 5,000 रुपए दिए जाते हैं जी। इसमें अगर बच्ची, ये तो पहले बच्चे की बात हुई। अब यदि यही दूसरी गर्भावस्था हुई और दूसरी गर्भावस्था में उसे बेटी का जन्म हुआ है, तो बेटी के जन्म में, अब चूंकि जन्म के बाद ही हमको पता चलना है कि बेटी का जन्म हुआ है, तो बेटी के जन्म के बाद भी वही शर्त है कि जब उसको टीकाकरण का सत्र पूरा हो जाता है, पहले चक्र का टीकाकरण पूरा हो जाता है, तब उसे एक मुश्त 6,000 रुपए एक मुश्त दिया जाता है। यहाँ 2 किस्तों में राशि नहीं दी जाती है। तो सुमित जी, इसी योजना में यदि हम बात करें तो महिला और बाल विकास दोनों शामिल होते हैं। तो इसमें हम यदि एक जो महत्वपूर्ण योजना है पोषण अभियान, जिसके अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण की व्यवस्था की जाती है, उनको कुपोषण से मुक्ति के लिए ये योजना चलाई जाती है, तो इसका जो है क्या महत्व है? देखिए, वर्तमान में पोषण अभियान जो है वो पोषण 2.0 चल रहा है। पोषण 2.0 में क्या किया गया है, हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्रों में जो बच्चे होते हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो दर्ज होती है, जिनको हम टेक होम राशन देते हैं,
उनको हम गृह भेंट करते हैं, उनको हम अन्नप्राशन गोद भराई आदि करते हैं। तो ये महिलाओं और बच्चों से जुड़े रहने का एक कार्यक्रम है। उनको हम पौष्टिक आहार तो देते ही देते हैं, इसके साथ में जब वो महिलाएं और बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको हम उनके विकास के लिए कि क्या वो खाएं क्या ना खाएं, बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, माता का जब वो गर्भवती है तो कितना उसे वजन लेना चाहिए, कितना वजन उसका ग्रहण करना चाहिए, ये सारी चीजें हम उनको सलाह दे पाते हैं। इसमें हम गृह भेंट भी करते हैं। फर्स्ट 1000 डेज आर क्रिटिकल ऑफ अ बर्थ, मतलब किसी भी बच्चे के जन्म के जो पहले 1000 दिन हैं वो जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पोषण 2.0 इस पर फोकस करता है। और पहले 1000 दिन जो चालू होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा तो थोड़े विस्तार से यदि सुनना चाहेंगे। पहले 1000 दिन का अर्थ होता है गर्भावस्था से। गर्भावस्था लगभग 270 से 280 दिन के पीरियड की होती है, 40 हफ्तों के आसपास। उसके बाद फिर 2 साल यानी 730 दिन, तो 730 दिन वो, और गर्भावस्था के 280 दिन, 270 से 280 दिन, मतलब करीब 1010 दिन जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति के जन्म के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पोषण अभियान इन 1000 दिनों के ऊपर लागू है कि इन 1000 दिनों का हम कैसे पूर्णतः उपयोग करें और बच्चे के विकास पे हम सहभागी बने। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आप कोई किसान खेती करता है तो उसका सबसे क्रूशियल समय कब होता है? जब वो निश्चिंत हो जाता है कि अब मेरी खेती ठीक चल रही है। पहला उसने सबसे पहले तो खेत की जुताई की, बीज डाला उसने, उसके बाद जब पौधों का अंकुरण निकल गया थोड़ा सा, तब वो निश्चिंत हो जाता है कि अब उसे केवल उसकी संरक्षण करना है, क्योंकि विकास तो लगभग वो अपने स्तर पे आ चुका है। अब वो केवल वृद्धि करेगा। तो वैसे ही होता है, एक बालक का जो जन्म होता है किसी मानव प्रजाति है, इसका जो पहले जो 1000 दिन होते हैं ये क्रूशियल होते हैं। अगर ये सही तरीके से विकसित हो गए तो उसके बाद आपको केवल संरक्षण देना है और केवल ऊपर से हवा पानी धूप देनी है, ये अपने आप ग्रोथ करेगा, विकास करेगा। वैसे ही है हमारा मानव जीवन भी। जी। तो सुमित जी, ये तो योजनाएं हुई कुछ जो महिला बाल विकास विभाग की है, जो महिलाओं के लिए है। अब हम चलते हैं जो हमारे बच्चे हैं, जो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जो अप्रत्याशित घटनाएं, और कुछ कभी कभी बच्चों की भी प्रशासन की योजनाओं की जो आवश्यकता पड़ती है। तो कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बच्चों से जुड़ी हुई है? देखिए, हमारे विभाग की जो योजना है लगभग आप बोल सकते हैं कि इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड है कैसे? जैसे आपने अभी मिशन शक्ति की बात की, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। आपको बाहर से तो दिखेगा कि हम एक गर्भवती महिला को हम लाभ दे रहे हैं, लेकिन इसका जो आंतरिक उद्देश्य आप समझेंगे कि जब उनको हम राशि देते हैं, उस राशि को देने का उद्देश्य ये है कि गर्भवती महिला अपने गर्भावस्था में जो खेत में या मजदूरी में जो राशि अर्जित करती, वो राशि अर्जित नहीं कर पा रही है, तो इसलिए उसको समझ लीजिए कि मजदूरी का उसको अपने रिम्बर्समेंट दे दिया। अब इस राशि के उपयोग से वो अपने खानपान में ध्यान देगी। तो जब वो अपने खानपान में ध्यान दे रही है तो उसका जो आने वाला बच्चा है, बेटा है बेटी है, जो भी है, आने वाली संतान है, बच्चे हैं, वो जो होंगे वो स्वस्थ होंगे। तो ये समझ लीजिए इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। बिल्कुल। दूसरा, इसके ऊपर हमने शर्त लगाई है कि बच्चे का टीकाकरण होगा तब हम आपको दूसरी किस्त देंगे या पूरा पैसा देंगे। तो ये है कि हमने बच्चे की सुरक्षा भी वहां सुनिश्चित कर ली। पैसा दिया माँ को, लेकिन सुरक्षा सुनिश्चित की हमने बच्चों की। तो ये एक इंटर रिलेटेड है मिशन शक्ति में। दूसरा, पोषण 2.0 ही मैंने बताया कि बच्चों की हम पोषण पे हम ध्यान देते हैं कि बच्चा क्या खाए, पहले 2 साल पे ध्यान देते हैं। पोषण 2.0 के बाद एक सक्षम आंगनबाड़ी, सक्षम 2.0 जो हमारी आंगनबाड़ी सेवाएं हैं, इसमें हम विभिन्न योजनाएं चलाते हैं। 6 मूलतः योजनाएं हैं, जिसमें एक पूरा पोषण आहार योजना है, टीकाकरण है, जो हम बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण के ऊपर ध्यान देते हैं। और आज भी मैं कहना चाहूंगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग, टीकाकरण का काम तो हेल्थ विभाग करता है, लेकिन टीकाकरण की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग लगभग 80 से 90% जो जनसंख्या है उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, स्थान प्रोवाइड करने के लिए वो जगह जो है वो महिला बाल विकास विभाग प्रोवाइड करता है। दूसरा, पूरक पोषण आहार, बच्चों के विकास के लिए जो प्रोटीन विटामिन उनको मिलना चाहिए, ये उनके खानपान में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसलिए हम पूरक पोषण आहार, जैसा नाम से स्पष्ट है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल फूड उनको सप्लाई करते हैं बच्चों के, ताकि बच्चे जो है वो वास्तविक रूप से जो विकास करना चाहिए वो विकास को प्राप्त कर सकें। तीसरा जो है वो एक होती है संदर्भ सेवाएं, जिसमें हम रिफरल करते हैं किन बच्चों को जो नेचुरली ग्रोथ सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि जो कुपोषित हैं, जिनमें बौनापन आ गया है, जिनमें दुबलापन है, या जिनमें कम वजन है, जितना वजन उनका होना चाहिए उतना नहीं है। तो ऐसे बच्चों को हम संदर्भित करते हैं कहाँ? स्वास्थ्य सुविधाओं की ओर, कि आप जाइए स्वास्थ्य सेवाओं की चिकित्सा कीजिए। अब विभाग उनको भी एक योजना के माध्यम से लाभान्वित करता है, संदर्भ सेवा, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ सेवा योजना के तहत, कि कुपोषित बच्चों को भी हम हेल्थ चेकअप करवा के उनको दवाइयां भी उपलब्ध करवाते हैं ताकि बच्चे विकास कर पाएं। और इसके अलावा बाल विकास की एक अगली कड़ी है अनौपचारिक शिक्षा। बच्चों की स्कूलिंग जो चालू होती है 6 साल की उम्र से, जब वो बच्चा पहली क्लास चालू होता है,
तो औपचारिक रूप से शिक्षा जो चालू होती है, हम मान सकते हैं कि क्लास 1 से पहली क्लास से बच्चा जो है पढ़ना सीखता है, लिखना सीखता है, समझना सीखता है। लेकिन जो प्री स्कूल है, स्कूल से रेडीनेस जो है, वो स्कूल का जो रेडीनेस है वो हम आंगनबाड़ी केंद्रों में तैयार करते हैं कि बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं। तो ये एक आज भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र लगभग, जैसे छत्तीसगढ़ में मैं जानता हूं करीब 52,000 आंगनबाड़ी केंद्र जो संचालित हैं, जिसमें हम बच्चों को लाभान्वित कर रहे हैं। तो स्कूल के लिए रेडी करते हैं हम उनको, और ये बच्चे फिर आगे विकास की ओर प्राप्त करते हैं। एक चीज ये तो मैंने आपको बताई बच्चों के विकास की बात। अब एक होता है बच्चों का संरक्षण। आप जैसे देखेंगे कि कहीं कहीं बच्चों को श्रम में लगाया जाता है, कहीं कहीं बच्चों से भिक्षावृत्ति कराई जाती है, कहीं कहीं बच्चे घुमंतु पाए जाते हैं, कहीं कोई बच्चे के माता पिता दोनों नहीं है, बच्चा अनाथ है। तो इस तरह के बच्चों के संरक्षण के लिए भी हमारा विभाग जो है वो एक काम करता है, जिसे हम केंद्र सरकार ने एक नाम दिया है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य के माध्यम से वो बालकों के संरक्षण की विभिन्न कानून, विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करता है। जैसे किसी अनाथ बच्चे हैं, अब अनाथ बच्चों को रखेगा कौन? तो अनाथालय या गोद देने वाली जो संस्थाएं हैं, सेवा भारती मूलतः इसका काम करती है मातृ छाया के रूप में। तो ये संस्था का जो रेगुलेशन है वो हमारा विभाग करता है। कोई बच्चा अगर कहीं घुमंतु पाया गया, कोई बच्चे को किसी ने, नवजात शिशु को हमने आए दिन हम सुनते हैं कि कोई छोड़ दिया कहीं रोड पे, अब उस बच्चे को कौन केयर टेकर करेगा? तो मिशन वात्सल्य के अंतर्गत इसमें चाइल्ड बोर्ड होता है जो ये निर्धारित करता है कि इस बच्चे का वास्तविक रूप से क्या किया जाए। कानूनी रूप से वो लीगली फ्री हो तो उसे गोद दिया जाएगा, उसे गोद देने हेतु तो ओपन किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, और इसके लिए बाकायदा सूचना प्रकाशित की जाएगी। दूसरा, कुछ बच्चे विधि से कानून के उल्लंघन के रूप में पाए जाते हैं कि कुछ गलती से उसने अपराध कर दिया। किशोर न्याय अधिनियम एक आया, ये भी मिशन वात्सल्य के अंतर्गत है, जिसमें हम 18 साल से कम उम्र के जो कानून के उल्लंघन करने वाले जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के संरक्षण, निरीक्षण, उनको क्या किया जा सकता है, उनका निरुद्ध कैसे किया जाएगा, इन सभी संस्थाओं का क्रियान्वयन जो है वो मिशन वात्सल्य के माध्यम से करते हैं। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम मूलतः 3 प्रकार की संस्थाएं चलाते हैं। एक जो गोद देने वाली संस्थाएं होती है, जहां पे नन्हे छोटे बच्चों को रखा जाता है। दूसरा, बाल गृह, जहां ऐसे बच्चे रखे जाते हैं जिनका कोई नहीं है, उनके हम अध्यापन, अध्ययन और उनके हॉस्टलिंग की व्यवस्था करते हैं, जिसको बाल गृह बोला जाता है। बालिकाओं के लिए बालिका गृह होता है। तीसरा, ऐसी संस्थाएं जहां पे बच्चों के ऊपर विधि से संरक्षण, विधि से उनका उल्लंघन किया, ऐसे बच्चों को रखा जाता है, जहां पे जिसे ऑब्जर्वेशन होम कहा जाता है, बाल संरक्षण गृह कहा जाता है। वहां पे ऐसे बच्चे रखे जाते हैं जो कानून का जिन्होंने उल्लंघन किया है। योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना कहने को तो योजना है, लेकिन इसे आप जमीन पे देखेंगे तो ये बच्चों की पढ़ाई और बच्चों के बचाव के लिए है। जैसे मातृवंदना योजना में हमने देखा कि दूसरे नंबर पे बेटी होने पर उसे 6,000 रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, 1,000 रुपए यहाँ पे अतिरिक्त जोड़ा गया है ताकि बच्ची जो है वो संरक्षित हो। ऐसी सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी आप एक तरह से जोड़ सकते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जोड़ी गई है। सुकन्या समृद्धि योजना में पोस्ट ऑफिस में, बैंकों में बच्चियों के नाम पे खाते खोले जा सकते हैं। ये खाते रिकरिंग नहीं होते, आवर्ती जमा नहीं होते कि आपको हर बार जमा करना है जी। आप मिनिमम 50 रुपए के गुणक में राशि जमा कर सकते हैं। इसमें अधिकतम ब्याज दर वर्तमान में 7.32% ब्याज दर दी जाती है जी। आप बचत खाता जैसे हम खोलते हैं, हमारा अकाउंट हमारा है, तो 3 से 4% बैंक ब्याज देती है। लेकिन आप वही खाता अगर आप बेटी के नाम पे खोलते हैं तो ये ब्याज दर कितनी हो जाती है? 7.32%। और ये ब्याज से जो माता पिता जो चिंतित रहते हैं कि हम बच्ची के भविष्य में कैसे करेंगे, उसकी पढ़ाई कैसे करेंगे, तो जब बच्ची 18 साल की होगी तब इस राशि को निकाल के आप अधिकतम ब्याज दर जो शासन ने दिया है उस ब्याज के माध्यम से बच्ची के पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर सकते हैं, उच्च शिक्षा पे, बच्ची के विवाह पे जो व्यय होने वाला है उस पे खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से ये योजना जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को प्रोत्साहित देती है। जी। तो श्रोताओं, प्रगति की सोपान कार्यक्रम में अभी हम बात कर रहे थे सुमित गंडेचा जी से, जो महिला एवं बाल विकास विभाग में बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं धमतरी जिले में। तो सुमित जी, कार्यक्रम में आपने महिला एवं बाल विकास विभाग की जो प्रमुख योजनाओं के बारे में जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पे समय दिया। उम्मीद है कि हमारे विभाग की योजनाओं से बहुत सारी जो श्रोता हैं वो लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रगति की सोपान कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।